तो डेरिवेशंस की सीरीज में आगे बढ़ेंगे। क्लास 12th इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ये नेक्स्ट डेरिवेशन करेंगे, कपल ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये मैंने शो कर रखी है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, जो कैसी हैं, इक्वी डिस्टेंट एंड पैरेलल। तो जब लाइंस ऑफ फोर्स इक्वी डिस्टेंट पैरेलल होती हैं तो समझना चाहिए फील्ड कैसी है, यूनिफॉर्म। और यूनिफॉर्म फील्ड का मतलब ई का कांस्टेंट होना। इस रीजन के हर पॉइंट पर फील्ड मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों में सेम होगी। ऐसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डायपोल को रख दिया है। अब डायपोल का ये कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, किस तरह इस डायपोल को रखा है, सच दैट P मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वेक्टर मेक्स एंगल थीटा विद E। इस तरह इस डायपोल को रखने पर आपको पता है डायपोल का इधर कौन सा चार्ज होगा, तो इधर चार्ज होगा -Q और इधर होगा +Q। अब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड जब पढ़ा होगा तो उसमें पढ़ा है आपने कि किसी पॉइंट पर जहां फील्ड E हो वहां Q चार्ज रख दें तो उसके ऊपर फोर्स कितना आता है, QE। पॉजिटिव है तो फील्ड की डायरेक्शन में और नेगेटिव है तो फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है E, चार्ज रखा है हमने Q, तो फोर्स कितना आएगा, फोर्स होगा QE। कहां पर, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। ये आएगा फोर्स, वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ऐसे लिखेंगे। और इस पर फोर्स, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, फील्ड के ऑपोजिट आएगा, तो इसको हम लिखेंगे -QE। ये माइनस साइन डायरेक्शन का है, -QE वेक्टर। तो इस तरह आप देख रहे हैं ये दोनों फोर्सेस कैसे हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड्स और ऑपोजिट डायरेक्शंस में है ये दोनों फोर्सेस। तो नेट फोर्स कितना होगा इसके ऊपर, नेट फोर्स तो होगा 0, और नेट फोर्स 0 होने से एक्सेलरेशन भी 0 होगा, यानी ये डायपोल ट्रांसलेशन नहीं करेगा। तो जब यूनिफॉर्म फील्ड में हम डायपोल को रखते हैं, इक्वल ऑपोजिट फोर्सेस हैं तो कैंसिल हो जाते हैं, नेट फोर्स 0, ट्रांसलेशन नहीं होगा। तो अब रोटेशन होगा क्या, तो इक्वल ऑपोजिट फोर्सेस आपको मालूम है कंस्टिट्यूट करते हैं कपल। कपल या उसको टॉर्क भी कहते हैं। तो आपने 11th में पढ़ा हुआ है कि टाउ का जो फॉर्मूला है, कंप्लीट फॉर्मूला, वो तो ये है, बेसिक फॉर्मूला, फंडामेंटल, R क्रॉस F, जिसमें R क्या होता है, पोजीशन वेक्टर, और F होता है फोर्स वेक्टर। और इसी को यदि हम मैग्नीट्यूड में लिखें तो हम लिख सकते हैं RF साइन फाई, और फिर हम इस R साइन फाई को लिख देते हैं D। तो फॉर्मूला ऐसा बन जाता है FD, जो जनरली हमें याद होता है। जब कपल फाइंड करना होता है तो इन दोनों फोर्सेस में से किसी एक फोर्स का ले लेंगे मैग्नीट्यूड, और दोनों फोर्सेस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिसको लीवर आर्म भी कहते हैं, उसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको टॉर्क का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। तो अब हम निकालेंगे उसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ द रीस्टोरिंग टॉर्क। अभी मैं आपको बताता हूं कि इसको रीस्टोरिंग टॉर्क क्यों कहते हैं। प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण है ये रीस्टोरिंग टॉर्क। तो मैग्नीट्यूड में कितना, मैग्नीट्यूड ऑफ द रीस्टोरिंग टॉर्क, टाउ इक्वल्स टू कितना होगा, एक कोई फोर्स, उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है, तो एक कोई फोर्स मतलब QE, और दोनों फोर्सेस के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगी। उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए हम नॉर्मल ड्रॉप कर देते हैं, नॉर्मल ड्रॉप कर देते हैं P से इस लाइन ऑफ फोर्स पर, ऐसा नॉर्मल हमने ड्रॉप कर दिया मान लो। तो ये हैं वो दो फोर्सेस, इस तरह एक्ट कर रहे हैं, इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगी BN। थोड़ी सी ज्योमेट्री लगाएं तो ये थीटा है, यदि एंगल तो ये भी थीटा है, ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा होगा, क्योंकि पैरेलल लाइंस हैं। और ये यदि थीटा है, अब आपको ये मालूम है कि इन चार्जेस के बीच की सेपरेशन, जिसको डायपोल लेंथ कहते हैं, वो कितनी होती है, 2a। तो परपेंडिकुलर कितना होगा, तो ये होगा 2a साइन थीटा। बहुत ही आसान है, ठीक है। ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ये थीटा था, ही एंगल बिटवीन P एंड E, ये थीटा था तो ये भी थीटा होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल है। और ये ट्रायंगल कैसा है, ये राइट ट्रायंगल है, उसका ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर इज हाइपोटेन्यूज साइन थीटा, मतलब सीधे यहां हम रख देंगे 2a साइन थीटा। अब बोर्ड एग्जाम में आप इसको डिस्क्राइब कर देना, बीच में आपको कुछ वर्ड्स में लिखना पड़ेगा, तो QE इंटू 2a साइन थीटा। अब मैं आपको याद दिलाता हूं, Q इंटू 2a क्या होता है, P।
तो ये आ गया हमारा फाइनल फॉर्मूला PE साइन थीटा। बस अब आपको याद क्या रखना है, याद रखना है कि थीटा है एंगल बिटवीन P वेक्टर एंड E वेक्टर। ये इंपॉर्टेंट बात है। डायरेक्ट फॉर्मूला यदि याद कर लिया हमने तो काम नहीं चलेगा। तो आप चाहे जेई दे रहे हो या नीट या बोर्ड या कोई भी एग्जाम नहीं भी देना हो तो भी आपको माइंडफुली डेरिवेशंस करने चाहिए, क्योंकि इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चंस फिर फ्रेम किए जाते हैं। यदि आपको याद नहीं आया कि थीटा है क्या, कौन से दो वेक्टर्स के बीच का एंगल है, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो PE साइन थीटा याद रखें। P क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, Q इंटू 2a जो होता है। E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये यूनिफॉर्म फील्ड की बात हो रही है। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में कुछ अलग होता है, उसमें ट्रांसलेशन भी होता है, रोटेशन भी होता है। यहाँ हमने देखा कि ट्रांसलेशन तो नहीं होगा इसका नेट फोर्स 0 होने की वजह से, पर ये रोटेट जरूर होगा। तो टाउ बराबर आ गया PE साइन थीटा। ये फॉर्मूला हमको बहुत अच्छे से रट लेना है। अब इसको क्यों कहते हैं रीस्टोरिंग टॉर्क। तो पहले कभी यदि वो ऐसा रखा हुआ है, डायपोल इस तरह रखा है। अब इस तरह कहने से अच्छा क्या है, हम बोले कि P और E कैसे हैं, जब पैरेलल हैं। इसके स्पेशल केसेस होते हैं, इसके स्पेशल केसेस होते हैं। क्या है स्पेशल केसेस, जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि थीटा जब कितना है, थीटा है 0। थीटा यदि 0 है तो साइन 0 0 होता है, तो टॉर्क कितना होगा, 0। तो जब हम इसको पैरेलली रखेंगे, मतलब डायपोल को फील्ड की डायरेक्शन में रखेंगे, तब उसके ऊपर नेट टॉर्क तो 0 होता है। तो ना ट्रांसलेशन होगा ना रोटेशन होगा, और इसको कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, टॉर्क 0। और यदि इसको हम इस तरह ना रखकर ऐसा रखें, एंटी पैरेलल कर दें P और E को, तो क्या होगा, ये अगला केस जब थीटा कितना है 180, और थीटा यदि 180 है तो अगेन साइन 180 0, टॉर्क तो 0 होगा। यानी दोनों बार इस डायपोल को पैरेलल या एंटी पैरेलल रखने पर टॉर्क 0 होता है, पर एक होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम और दूसरा होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तीसरा केस जब थीटा 90 है। ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसी से हमको P की डेफिनेशन मिलती है। वैसे आप क्या जानते हैं P के बारे में, P क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो इसकी डेफिनेशन ये नहीं है, ये तो इसका फॉर्मूला डिस्क्राइब करने जैसा है कि एक कोई चार्ज और दोनों चार्जेस के बीच की सेपरेशन, मतलब डायपोल लेंथ, ऐसा ये उसका डेफिनेशन नहीं है। डेफिनेशन इसी से निकल कर आएगा अभी। तो तीसरा केस क्या है, तीसरा केस है जब थीटा हो 90, थीटा 90 डिग्री हो। मतलब कैसे रखा है डायपोल को, इलेक्ट्रिक फील्ड से परपेंडिकुलर। जब इलेक्ट्रिक फील्ड से परपेंडिकुलर इसे रखेंगे, थीटा हो जाएगा 90, साइन 90 होता है 1, तो टॉर्क हो जाएगा P और ये होगा मैक्सिमम। तो यदि न्यूमेरिकल में कभी पूछ लिया मैक्सिमम टॉर्क फाइंड आउट करो, फिर याद आ जाना चाहिए कि थीटा होगा 90, साइन 90 1 होकर मैक्सिमम टॉर्क इज PE। तो इसके स्पेशल केसेस हैं। दूसरी बात ये कि आप टॉर्क निकाल रहे हो और टॉर्क की यूनिट क्या होती है, न्यूटन इंटू मीटर। SI यूनिट न्यूटन इंटू मीटर, ये मैकेनिक्स की ही क्वांटिटी है। अब इसी का वेक्टर फॉर्म, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेक्टर फॉर्म। और मैं अभी डेफिनेशन भी इसकी बता देता हूं आपको P की, इसी डेरिवेशन में वो आपको मिलती है बुक्स में लिखी हुई। तो उसके पहले इसका वेक्टर फॉर्म, ये इंपॉर्टेंट है। इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म, अब ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि टाउ वेक्टर, क्योंकि यहां तो सिर्फ हमने उसका मैग्नीट्यूड लिखा था P साइन थीटा। वेक्टर फॉर्म में यदि इसको लिखेंगे तो इसको लिखना पड़ेगा हमको P क्रॉस E। और ये ऑर्डर बहुत अच्छे से याद रखें, कभी भी इसको आप E क्रॉस P नहीं लिख पाएंगे, नहीं लिखना चाहिए। टाउ वेक्टर इज इक्वल टू P क्रॉस E। अब वेक्टर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज लग जाएंगी, क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज। आप जानते हैं जिनका हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं वो दोनों सेम प्लेन में होते हैं, जैसा कि यहाँ बनाया हुआ है, ये दोनों बोर्ड के प्लेन में है। P वेक्टर भी और E वेक्टर भी दोनों हैं इन द प्लेन ऑफ बोर्ड। आप बनाओगे तो हो जाएगा इन द प्लेन ऑफ नोटबुक। और अब हमको टॉर्क की यदि डायरेक्शन चाहिए तो कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए राइट हैंड स्क्रू रूल लगाते हैं। दाहिने हाथ की हथेली को इस तरह खोलेंगे
और पहले वेक्टर पर रखेंगे। पहला वेक्टर कौन सा है क्रॉस प्रोडक्ट में? P। इस तरह रखना है कि जब फिंगर्स को टर्न करें तो उन्हें जाना चाहिए सेकंड वेक्टर की तरफ थ्रू स्मॉलर एंगल, क्योंकि हथेली को आप ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं। रखना किस पर है? P पर। तो पहले तो यही हमको रटा होगी, टाउ बराबर होता है P क्रॉस E एंड नेवर E क्रॉस P, P क्रॉस E। तो P पर दाहिने हाथ की हथेली को इस तरह रखना है कि जब टर्न करें फिंगर्स को तो वो दूसरा वेक्टर मतलब E की तरफ जाना चाहिए थ्रू स्मॉलर एंगल। मतलब आप ऐसा नहीं रख सकते, ऐसा रखेंगे तो क्या होगा? फिंगर्स को टर्न करने पर लार्जर एंगल से होती हुई फिंगर्स जाएंगी सेकंड वेक्टर की तरफ। दिस इज नॉट अलाउड। तो मैं आपको रूल नहीं बता रहा हूं, राइट हैंड स्क्रू रूल, उसको कैसे अप्लाई करें वो मैं आपको सिखा रहा हूं। दाहिने हाथ को इस पे रखकर फिंगर्स को टर्न करना है। तब थंब कहां आ रहा है? थंब आ रहा है बोर्ड से परपेंडिकुलर अंदर। बोर्ड से परपेंडिकुलर अंदर। क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी है ही कि ये दोनों सेम प्लेन में होते हैं, और जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है मतलब टॉर्क वेक्टर वो होता है उस प्लेन से परपेंडिकुलर। तो P क्रॉस E, ये याद रखें। टॉर्क निकालना हो कभी तो इस तरह आराम से निकल आएगा। इस टॉर्क को यहां शो कर देंगे। अब वो जो टॉर्क वेक्टर है वो है बोर्ड से परपेंडिकुलर अंदर, नॉर्मल इनवर्ड। तो उस वेक्टर का आपको टेल दिखेगा, तो यहाँ क्रॉस साइन लगाकर भी उसको आप शो कर सकते हैं। ये है वो टॉर्क वेक्टर। उसकी डायरेक्शन इस तरह निकाली जा सकती है। टॉर्क वेक्टर की डायरेक्शन बोर्ड से परपेंडिकुलर अंदर की तरफ होगी। तो ये आपको सब समझ में आया होगा। क्या क्या याद रखेंगे? अब एक ये बात बताना रह गई है कि इसको रिस्टोरिंग टॉर्क क्यों कहते हैं? क्योंकि ये टॉर्क इसको वापस लाता है। ये पहले ऐसा रखा हुआ होगा फील्ड से पैरेलल, और इसको एक्सटर्नल एजेंट ने घुमाया, तो एक्सटर्नल एजेंट जो टॉर्क लगाता है उसको क्या कहते हैं? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। तो किसी ने इक्विलिब्रियम कंडीशन से उसको मान लो थीटा एंगल पर घुमा दिया एक्सटर्नल टॉर्क लगाकर, और फिर छोड़ दिया, रिलीज कर दिया। तो फिर ये टॉर्क ये उसे घुमाकर वापस फील्ड से पैरेलल लाने की कोशिश करता है, और इसलिए इसको कहते हैं रीस्टोरिंग टॉर्क। तो याद रखें, जो हम बाहर से लगाएंगे वो क्या होगा? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। और जो फील्ड लगाएगी वो क्या है? वो है रीस्टोरिंग टॉर्क। इसलिए इसको प्रत्यानयन बलयुग्म घूर्ण भी कहते हैं, रिस्टोरिंग टॉर्क भी कहते हैं। अब रह गई है P की डेफिनेशन करना। ये भी पूछी जा सकती है, बोर्ड में तो आता ही आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इसकी जरूरत हमको पड़ सकती है। तो सीधे सीधे हम ये लिखेंगे टाउ बराबर P साइन थीटा। हमको डिफाइन करना है P को, तो क्या करेंगे? यदि इस फॉर्मूले में E हो जाए 1 न्यूटन पर कूलम और साइन थीटा हो जाए 1, देयरफॉर थीटा इज 90। तो सीधी सीधी बात हो गई कि यूनिफॉर्म फील्ड कैसी? यूनिट इंटेंसिटी की। यूनिट इंटेंसिटी की यूनिफॉर्म फील्ड में डायपोल को परपेंडिकुलर रखने पर उसके ऊपर एक्ट करने वाला जो टॉर्क होता है न्यूमेरिकली P के बराबर होता है। The restoring torque acting on an electric dipole when placed perpendicular to field of unit intensity. यूनिट इंटेंसिटी की फील्ड में फील्ड से परपेंडिकुलर डायपोल को रखें, उसके ऊपर लगने वाले टॉर्क का मैग्नीट्यूड ही P के बराबर होता है। ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो ये दोनों न्यूमेरिकली बराबर हो गए। इस तरह P को डिफाइन किया जाता है। ये डेरिवेशन भी आपको समझ में आया होगा और ये पॉइंट्स भी सब समझ में आ गए होंगे। इसका वेक्टर फॉर्म जरूर आपको याद रखना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, अब करेंगे वर्क डन। तो अब अगला डेरिवेशन, वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने शो कर रखी है। आपको मालूम है इक्विडिस्टेंट और पैरेलल होती है फील्ड लाइंस, और ये दिखाया हुआ है वो डायपोल, ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट किस तरह रखा हुआ है। हमने मान लिया है कि किसी समय इस डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल पर रखा हुआ है, तो इस समय उसके ऊपर कितना रिस्टोरिंग टॉर्क एक्ट करेगा। जब हमने क्या किया हुआ है, इसको थीटा एंगल पर रखा हुआ है, तो रिस्टोरिंग टॉर्क ऑन द डायपोल कितना हो जाएगा वो? तो वो हो जाएगा P साइन थीटा के बराबर। हमको वर्क डन चाहिए, तो किसका वर्क डन चाहिए हमको? एक्सटर्नल एजेंट का। जब कोई एक्सटर्नल एजेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डायपोल को
मान लो कन्फिग्रेशन θ1 से θ2 तक रोटेट करता है, तो एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन कितना है ये हमको पता करना है। उसके लिए हमने इस डायपोल को इस कंडीशन में, अभी इस कॉन्फ़िगरेशन में मान लिया कि वो एंगल थीटा बनाते हुए फील्ड के साथ रखा हुआ है। तब रिस्टोरिंग टॉर्क कितना होगा, पी साइन थीटा। और यदि ये अभी इक्विलिब्रियम में है तो इतना ही होगा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क भी। ये रिस्टोरिंग है तो एक्सटर्नल एजेंट ने जो लगाया होगा वो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क भी वो होगा पी साइन थीटा के बराबर, यदि हमने इसे इक्विलिब्रियम में मान लिया। आपको पता है इस डायरेक्शन में होगा, मतलब क्लॉकवाइज घुमाएगा कौन, रिस्टोरिंग, और डिफ्लेक्टिंग एंटी क्लॉकवाइज। ये दोनों टॉर्क्स बराबर होंगे मैग्नीट्यूड्स में, डायरेक्शंस उनकी अलग अलग होंगी। तो रिस्टोरिंग टॉर्क इस समय कितना एक्ट कर रहा है, पी साइन थीटा, इतना ही होगा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जब हमने उसे इस तरह रखा हुआ मान लिया, जब पी ई के साथ थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है। अब यदि एक्सटर्नल एजेंट फर्दर डी थीटा से इसको और रोटेट कर दे, एलिमेंट्री एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा से, तो एलिमेंट्री वर्क डन कितना होगा ये हम निकालेंगे। किसने किया हुआ, इस डिफ्लेक्टिंग टॉर्क या एक्सटर्नल एजेंट ने किया हुआ एलिमेंटरी वर्क डन, वो हमको फाइंड करना है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये टॉर्क कांस्टेंट नहीं है। आपने 11th में पढ़ा है, जैसे वर्क डन आप निकालते थे और फोर्स कांस्टेंट नहीं है तो पहले एलिमेंट्री वर्क डन डी डब्ल्यू निकाल कर फिर उसे इंटीग्रेट करते थे। वैसे ही रोटेशन में यदि टॉर्क कांस्टेंट नहीं है, जैसा आप देख रहे हैं टॉर्क तो थीटा पर डिपेंडेंट है, तो ये कैसा है, वेरिएबल टॉर्क है। तो पहले निकालेंगे हम एलिमेंट्री वर्क डन। यदि एक्सटर्नल एजेंट ने इसको डी थीटा से और थोड़ा सा फर्दर रोटेट कर दिया तो एलिमेंट्री वर्क डन कितना होगा, तो एलिमेंट्री वर्क डन होगा टाउ डी थीटा, और टॉर्क का वैल्यू यहां रख दें पी साइन थीटा डी थीटा, ये आया एलिमेंट्री वर्क डन। और यदि θ1 से θ2 तक इसको रोटेट किया गया है तब टोटल वर्क डन कितना होगा, तो अब बस इसको हमें इंटीग्रेट कर देना है। ये एलिमेंट्री वर्क डन है पी साइन थीटा डी थीटा, और इसे हमें θ1 से θ2 की लिमिट्स में इंटीग्रेट कर देना है बस, तो हमको मिल जाएगा टोटल वर्क डन। अब यहाँ सॉल्व कर देते हैं इसको, तो क्या होगा, पी तो बाहर और इंटीग्रल साइन थीटा डी थीटा वो होगा माइनस कॉस थीटा, और लिमिट्स हैं θ1 से θ2। तो इस माइनस की वजह से पहले लोअर लिमिट लगा देते हैं, तो पी कॉस θ1 माइनस कॉस θ2, तो ये आ गया हमारे पास में वर्क डन का फॉर्मूला, पी कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। अब इसके स्पेशल केसेस होते हैं, वो पढ़े ही होंगे आपने, ये बात आपको समझ में आई होगी। एक तो ये याद रखें कि वर्क डन किसका निकाल रहे हैं, एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन, क्योंकि आगे अभी हम करेंगे पोटेंशियल एनर्जी, तो फिर से हमको वर्क डन ही फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि आपको मालूम है पोटेंशियल एनर्जी होती है वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट। क्या करने में, कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करने में एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन ही स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो फिर से यही सब कुछ हमको करना होगा। अब स्पेशल केसेस में कभी कभी ऐसा भी दिखाई देता है फॉर्मूला, मान लो θ1 है 0, मतलब वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, और जो दूसरा एंगल है वो है θ2, तो यहाँ क्या पुट करेंगे, cos 0 इज 1, और θ2 मान लेते हैं थीटा। तो कभी कभी ये फॉर्मूला ऐसा भी लिखा हुआ दिखाई देता है, P1 माइनस कॉस थीटा। तो जनरल फॉर्मूला तो ये है, जनरल फॉर्मूला ये है। अब यदि θ1 0 है, ये क्वेश्चन बार बार आता है, θ1 0 है और θ2 है 180, तो कितना वर्क डन होगा, कितना वर्क डन होगा, तो वर्क डन होगा PE यहां आएगा, cos 0 इज 1, cos 180 इज -1, तो -1 यानी ये हो जाएगा 2PE के बराबर। और कभी यदि पूछ लें, ये सब वर्क डन किसके हैं, एक्सटर्नल एजेंट के, कभी यदि पूछ लें फील्ड ने कितना वर्क डन किया, तो इसी आंसर को माइनस साइन के साथ रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ये वर्क डन का फॉर्मूला, और फिर इसका यूनिट किस में आएगा, यदि कैलकुलेशन आपसे करवाया होगा तो जूल में आंसर आएगा, यदि
एस आई में हम काम कर रहे होंगे। ये पी किस में होगा, कूलम इंटू मीटर, ये होगा न्यूटन पर कूलम, कूलम इंटू मीटर, और ये होगा न्यूटन पर कूलम, कूलम कैंसिल आउट होके न्यूटन इंटू मीटर इज जूल, तो आंसर आएगा जूल में। तो कुछ बातें ध्यान रखें, कौन कौन सी, कि ये वर्क डन मतलब एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन, क्या करने में, थीटा 1 कॉन्फ़िगरेशन से थीटा 2 तक घुमाने में, कितना, पी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। अब करेंगे हम पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड, अगला डेरिवेशन। अगला डेरिवेशन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो 11th में वर्क एनर्जी पावर वाले चैप्टर में आपने पढ़ा है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ये होती है वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, या फिर विद नेगेटिव साइन वर्क डन बाय द इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स। क्या करने में, सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन या पोजीशन चेंज करने में एक्सटर्नल एजेंट ने किया हुआ वर्क डन ही चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। जैसे यहां पर हम डायपोल को कॉन्फ़िगरेशन थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाएंगे, ऐसा करने में एक्सटर्नल एजेंट ने जो वर्क डन किया वही होगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, और ये तो अभी हमने डिराइव किया, थीटा 1 की पोजीशन से थीटा 2 तक ले जाने में वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट क्या होगा, तो वो होगा पीई, फिर ब्रैकेट में आता है कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। अब आपको मालूम है पोटेंशियल एनर्जी का हमको कहीं डेटम या रेफरेंस मानना पड़ता है, जहां हम पोटेंशियल एनर्जी को जीरो रिगार्ड करते हैं। तो यहां क्या करेंगे हम, क्योंकि कॉस 90 ये जीरो होता है, तो हम क्या करेंगे, थीटा 1 इसको सपोज कर लेंगे 90 डिग्री, तब पोटेंशियल एनर्जी मतलब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी सिस्टम की, वो होगी जीरो, और थीटा कंडीशन की पोटेंशियल एनर्जी हम कैलकुलेट कर लेंगे, ये हमको फाइंड करना होता है यू फाइनल। बस ये यहां पर हम वैल्यूज डाल देते हैं, तो यू फाइनल उसको हम लिख लेते हैं यू थीटा, यू फाइनल को हम लिख लेते हैं यू थीटा, मतलब जब डायपोल थीटा की पोजीशन में होता है तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी यू थीटा इक्वल्स टू, और ये तो कितना हो गया, ये तो जीरो हो जाएगा, ये यू थीटा ये जीरो बराबर ये हो गया पीई, और यहां क्या आएगा, यहां आएगा 90 कॉस 90 होता है जीरो, और यहां क्या आएगा, यहां आएगा थीटा, यानी ये बच गया माइनस कॉस थीटा। तो क्या मिल गया हमको, ये मिल गया माइनस पी कॉस थीटा, माइनस पी कॉस थीटा। तो अभी हमने तीन फॉर्मूले डिराइव किए, तीनों को आपको रट लेना चाहिए। पर सॉल्व करने के बाद टाउ बराबर पी साइन थीटा, फिर वर्क डन निकाल लिया हमने पी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, और अब आ गई है पोटेंशियल एनर्जी यू थीटा की पोजीशन में, कितनी, वो होती है माइनस पी कॉस थीटा। अब इसको, क्योंकि ये तो एनर्जी है, वर्क डन या एनर्जी ये तो स्केलर्स होते हैं, इसका जरूर हमने अभी अपने वेक्टर फॉर्म पढ़ा था, टाउ बराबर क्या होता है, पी क्रॉस ई, पी क्रॉस ई, इनके वेक्टर फॉर्म नहीं होंगे, ये तो वर्क डन है और ये एनर्जी है, इसको हम डॉट प्रोडक्ट की टर्म्स में जरूर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन पहले से आएगा और P डॉट ई, तो कभी कभी वेक्टर फॉर्म में यू थीटा को इस तरह लिखा रहता है माइनस P डॉट ई, इसको E डॉट P भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको मालूम है A डॉट B डॉट A के बराबर होता है, तो वेक्टर फॉर्म में ऐसा कभी कभी ये दिखेगा। इसके अलावा ये एनर्जी निकाल रहे हैं आप, आंसर किस में आएगा, ये जूल में आएगा आंसर, वर्क डन का आंसर भी जूल, इसमें भी जूल, और ये न्यूटन इंटू मीटर में होगा न्यूमेरिकल्स जब आप करेंगे। ये कॉन्सेप्ट आपको आया होगा समझ में कि 90 की पोजीशन में जितनी कुछ एनर्जी है उसको हमने जीरो मान लिया और थीटा तक रोटेट किया, तो एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन ही स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब ये मिनिमम कब होगी, इसके स्पेशल केसेस इस तरह के होते हैं, ये मिनिमम कब होगी, जब थीटा होगा जीरो, थीटा यहां जीरो डाल दें तो cos 0 इज 1, इसलिए u 0 डिग्री कितना होगा, u 0 डिग्री होगा माइनस पीई के बराबर। ये मिनिमम है और इसीलिए ये स्टेबल है, ये जो इक्विलिब्रियम है वो स्टेबल होता है।
और थीटा जब हो 180, कॉस 180 कितना होता है -1, तो ये U180 हो जाएगा प्लस पीई, और ये है मैक्सिमम, और पोटेंशियल एनर्जी क्योंकि मैक्सिमम है और इसलिए ये वाला जो इक्विलिब्रियम है ये होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो बोर्ड एग्जाम के लिए तो ये सब नॉलेज सफिशिएंट है, पर इसके आगे कहानी शुरू होती है कॉम्पिटिशन्स की। पर इसके बगैर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन नहीं करना चाहिए। डेरिवेशंस तो जरूर करने चाहिए आपको, हर एक डेरिवेशन आपको करना चाहिए, तभी आपको वहां क्वेश्चंस बनेंगे। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिनमें आपको ऐसा ही सब कुछ करना होता है, जेई के हो या नीट के क्वेश्चंस हो। तो इस सीरीज को हम आगे बढ़ाएंगे, यदि आपका सपोर्ट रहा तो आप लाइक भी करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। वैसे मैं बोलता नहीं हूँ, पर करेंगे तो मुझे अच्छा ही लगेगा। थैंक यू वेरी मच।